गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हो। आज हम आप लोगों को एक नया टॉपिक बताने वाले हैं। बोर्ड पर लिखा गया है इसरो क्या है, यानी इसरो का भारत में महत्व क्या है, इसरो की स्थापना क्यों हुई और कैसे इसरो भारत का गौरव बना। आज इसरो की वजह से पूरे दुनिया में भारत का नाम, आज अमेरिका भी इसरो को बहुत महत्व देता है। इस समय अभी कुछ ही समय हुआ है, अमेरिका में इसरो के चंद्रयान 3 को बहुत बड़ा एक गुडान पुरस्कार होता है जो दिया गया है। अभी 2 ही 3 दिन हुआ है, इसलिए इसरो चर्चा में भी है और अमेरिका ने भी इसके कर्तव्य का जो है लोहा माना है और पूरे विश्व में इसकी ख्याति भी है, क्योंकि इसने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जो असंभव है। इसका एक PSLV वर्जन है जो लगभग 90.9% सफलता का प्राप्त कर चुका है, क्योंकि उसका असफल बहुत कम हुआ है। नहीं तो हर रॉकेट बनाने से पहले या लॉन्च करने से पहले बहुत बार असफल हो जाता है, लेकिन इसने असफलता बहुत कम देखी है। इसीलिए भारत के इसरो पर पूरे विश्व को बहुत भरोसा भी है। अपनी कई जो अनुसंधान उपग्रह होते हैं उसको छोड़ने के लिए सब लोग भारत से ही मदद मांगते हैं और उसी से ही छुड़वाते हैं, क्योंकि पैसा भी बहुत कम लगता है, भारत का रॉकेट सस्ते में चला जाता है और दूसरी बात है इस पर विश्वास भी बहुत ज़्यादा है सबको। तो आज उसी के बारे में हम बताने वाले हैं कि इसकी स्थापना कैसे हुई, पहले क्या था, अब क्या है और कैसे या भारत में इसका जन्म हुआ और इसरो क्या है, इसके बारे में आपको आज सारी जानकारी मिलेगी। तो बोर्ड पे देख लीजिए, कुछ पूरा लिखा गया उसको नोट कर लीजिए। देखिए शुरुआत इसकी यहाँ से होती है, जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के पास स्पेस में करने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि भारत उस समय गरीबी और भुखमरी से झेल रहा था। तो भारत के जो नेता थे वो भी ज़्यादा वैज्ञानिक चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे, उन्होंने कुछ ध्यान दिया और फिर अपने देश के वैज्ञानिकों को बढ़ावा देने के लिए बहुत चीज़ें मुहैया करवाई और इसीलिए उनको मतलब वैज्ञानिकों का समर्थक भी कहा जाता है। लेकिन फिर भी भारत की स्थिति इतनी नहीं थी कि उतना फंड दिया जा सके। तो पहले तो जो हमारे विक्रम साराभाई थे उन्होंने शुरू किया इन सब चीज़ों को। वो बहुत अच्छे ख़ानदान से आते थे, उनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था, गुजरात के अहमदाबाद में, और उनके पिता उस समय गुजरात के सबसे बड़े उद्योगपति थे। कपड़ा मिल और कई तमाम मिलें उनके पास थी, जिससे उनको पैसे की तो कोई कमी नहीं थी। इसलिए उन विदेश में पढ़ के आए और अपने ज्ञान से जो है भारत में आके इसरो की रचना की। उन्होंने को विदेश में जब वो पढ़ रहे थे तो उनको बहुत सा ऑफ़र दिया गया, अमेरिका की तरफ से भी बहुत ऑफ़र दिया गया कि आप भारत मत जाइए, हम यहाँ पर आपको बहुत सारा पैसा देंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन हम अपने ज्ञान का जो है जो भी उपयोग करना चाहते हैं वो अपने देश में करना चाहते हैं, किसी और देश में अपना ज्ञान क्यों खर्चा करें। उन्होंने यहाँ से जवाब देके सीधे वापस आ गए और भारत में ही वो अपना रिसर्च चालू करने के लिए सोचा। जब भारत में वो आए तो उनके सहयोगी APJ अब्दुल कलाम, दोनों लोगों ने मिलकर वहाँ से कोयम्बटूर से, यानी केरल के पास एक गिरजाघर था पुराना, वहीं से शुरू किया। उन्होंने गिरजाघर के हर चीज़ को साफ़ किया और वहीं पर अपना स्थान बना लिया और वहीं पर वो अपना प्रयोग करने लगे। उन्हें उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से तमाम सहायताएं मिलती थी, यानी इनका हौसला वो बढ़ाते रहते थे और ये अपना काम कर रहे थे। तो जो हमारा पहला रॉकेट, साउंडिंग रॉकेट जिसे बोला जाता है, वहीं से लॉन्च किया इन लोगों ने। और वो भी उस रॉकेट को ले जाने के लिए उन लोगों के पास गाड़ी भी नहीं थी, बैलगाड़ी और साइकिल पर उस रॉकेट के सामान को लेके गए उस गिरजाघर के पास और वहीं पर उन्होंने लॉन्च किया। तो इस तरह से हमारे जो स्पेस संस्थान है उसकी शुरुआत हुई। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और उसके बाद भारत को जब एक बहुत बड़ा धक्का लगा तब जाके इस इसरो का जन्म हुआ। जब भारत आज़ाद हुआ तो बहुत गरीब था, ज़्यादा अमीर नहीं था, उसी तरह से चीन भी था, दोनों साथ में ही आज़ाद हुए और इसलिए भारत और चीन बहुत अच्छे मित्र भी बने। लेकिन बाद में किसी कारणवश चीन से भारत में मतलब खटास बढ़ गया, जिससे दोनों के बीच दूरियां बढ़ गई, क्योंकि जो तिब्बत के राजा थे जिन्हें दलाई लामा कहा जाता था, वो भारत में भाग के चले आए और शरणागति मांग ली।
जिससे चीन बहुत नाराज़ हुआ। उन्होंने कहा कि हमको दलाई लामा वापस कर दीजिए, लेकिन भारत अपना शरणागत धर्म सुरक्षित रखने के लिए और विश्व में अपनी छाप को बनाए रखने के लिए, यानी अपने आप को कमज़ोर ना दिखाते हुए, अपने आप को एक मजबूत देश दिखाते हुए चीन को पूरा मना कर दिया कि हम नहीं दे सकते। अब हमारी जान भले चली जाए, लेकिन यहाँ से दलाई लामा कभी नहीं जाएंगे। यानी भारत जब तक जिंदा है तब तक दलाई लामा को छोड़ेगा नहीं, आपको नहीं देगा। तो दलाई लामा तब से भारत में ही पड़े हैं। आज दलाई लामा यानी अपने अंतिम उम्र में चल रहे हैं, लेकिन उनकी सरकार भारत के हिमाचल प्रदेश से ही लॉन्च होती है। उन्हें इस चीज़ों का बदला लेने के लिए चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया। अब जब भारत पर आक्रमण किया तो इस सदमे में नेहरू चल बसे। 1964 तक युद्ध चलता रहा, धीरे धीरे चलती रही और भारत की जो स्थिति और ख़राब होती रही। इससे नेहरू टेंशन में आ गए और वो मर गए। जब वो मरे तो उस समय फिर लाल बहादुर शास्त्री को अगला प्रधानमंत्री बनाया। जब वो अगले प्रधानमंत्री बने तो भारत की स्थिति बहुत ख़राब थी, यानी भारत के किसानों की स्थिति, भारत की जनता की स्थिति बहुत ख़राब थी। तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। और दूसरी बात है, हफ्ते में एक बार उपवास रखने का काम भी उन्होंने किया। तो वो भी बहुत ऐसे पुरुष थे, ऐसे नेता मिलना बहुत मुश्किल है। उनके बारे में भी तमाम कहानियाँ प्रचलित है। जैसे वो पहले तो अपने बच्चों को हफ्ते में एक बार उपवास करके देखा, कहा कि रहिए। जब वो बच्चे उनके रह गए, उनकी पत्नी और वो सभी लोग रहें, आराम से कोई दिक्कत नहीं, तब उन्होंने पूरे देश को आह्वान किया कि ये हफ्ते में एक बार पूरा देश खाना नहीं खाएगा, उपवास रहेगा। क्योंकि बॉर्डर पे युद्ध चल रहा था। 1962 से पाकिस्तान में युद्ध चल रहा था, चीन में चल रहा था, और 1964 में इसी का लाभ उठाते हुए पाकिस्तान ने भी हमला कर दिया भारत पे, जिससे भारत की स्थिति और डावाडोल हो गई। अब सैनिकों की बहुत ज़रूरत थी, उनको राशन पानी पहुंचाने के लिए भी बहुत ज़रूरत थी। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, यानी किसानों को अपनी खाली ज़मीन पर सब्जी उगाने के लिए कहा और जवानों को वहाँ पर अच्छे से लड़ने के लिए कहा। इस तरह से चलता रहा हमारा काम। और भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की, लेकिन इसमें जीतने के लिए उसे अमेरिका से मदद मांगी थी। उसने अमेरिका से कहा, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अमेरिका से रिक्वेस्ट किया कि हमें अपने जीपीएस का लाइव लोकेशन दे दीजिए, यानी जीपीएस का जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है उसका लाइव लोकेशन दे दीजिए। हम पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को देखना चाहते हैं। देख लेंगे तो इससे हमारी कैजुअलिटी कम होगी, यानी हमारे सैनिक कम मरेंगे, जिससे हम आसानी से विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उसने मना कर दिया, यानी अमेरिका ने साफ साफ मना कर दिया और नहीं दिया, जिससे भारत को बहुत दुविधा हुई, यानी बहुत ज़्यादा ग्लानि भी हुई। लेकिन फिर भी भारत हिम्मत नहीं हारा और पाकिस्तान से जीत गया। लेकिन इससे भारत में के मन में एक और रह गया कि काश अगर हमारे पास भी कोई ऐसा उपग्रह होता जिससे हम अपने देश को देख पाते और सुरक्षित कर पाते तो आज कितना अच्छा होता, हमारे इतने जवानों की जो शहादत हुई वो ना होती। तो इसी वजह से भारत ने फिर स्पेस पर ध्यान दिया और उन्होंने विक्रम अम्बालाल साराभाई और एपीजे अब्दुल कलाम जी को बहुत सपोर्ट किया और उनसे कहा कि आप ऐसी संस्था बनाइए जिससे हमारा स्पेस पर भी राज हो। तब उन लोगों ने मेहनत करके पूरा अपने परिश्रम से इसरो की स्थापना की। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है, जिसमें विक्रम अम्बालाल साराभाई मुख्य भूमिका में रहते हैं और सहायक भूमिका में हमारे एपीजे अब्दुल कलाम रहते हैं। और इस तरह से 1969 में हमारे इसरो का जन्म हुआ और इसरो ने फिर एक से एक कर्तव्य किया। इसरो 1975 में भारत का सबसे पहला उपग्रह जो हमारे महान गणितज्ञ आर्यभट्ट के नाम पे है उसको छोड़ा अंतरिक्ष में, जो सफलतापूर्वक अपना काम कर रहा है। उसके बाद 2008 में चंद्रयान 2 छोड़ा गया। उसके बाद अब जान ही रहे हैं 2023 में चंद्रयान 3 भी छोड़ा गया। चंद्रयान 3 बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाके उतरा, जिसको शिव शक्ति पॉइंट भी कहते हैं। आज तक पूरे विश्व में किसी भी देश का रॉकेट या किसी भी देश का कोई भी यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर नहीं टच किया था। दक्षिणी ध्रुव पर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि वहाँ पर लैंडिंग करना बहुत खतरे से भरा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जैसे क्या होता है उस ध्रुव पर हमेशा अंधेरा ही रहता है लगभग। वहाँ पर कुछ ही समय उजाला आता है, इसलिए वहाँ पर लैंडिंग करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन भारत ने यह कारनामा करके दिखा दिया, जिससे भारत पहला देश बन गया जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जाके उतरा। इसी उपलक्ष्य में कुछ ही दिन पहले ही अमेरिका में भारत के चंद्रयान
को बहुत बड़े पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया, यानी स्पेस के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार वही है। और इसके बाद हमारे इसरो ने कई ऐसे चीज़ें बनाए, जैसे आप सुने होंगे यहाँ पर लिखा भी गया है स्कूल के सामने, देखे होंगे SLV लिखा है, PSLV लिखा है, GSLV लिखा है। तो ये सब क्या है? ये सब जैसे हम लोग कहीं पर जाने के लिए वाहन का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोटरसाइकिल हुआ, गाड़ी हुआ या बस हुआ, ट्रेन हुआ, उसी तरह से ये ASLV, PSLV, GSLV अंतरिक्ष में हमारे उपग्रह को, हमारे यंत्र को जो हम बनाते हैं उसको ले जाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। SLV का मतलब होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, यानी जिस व्हीकल यानी जिस गाड़ी से हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं या सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजते हैं उसी को कहा जाता है SLV। SLV सबसे छोटा वर्जन माना जाता है, यानी बहुत पुराना हो गया है। उसके बाद PSLV आया। PSLV 11 से जो होता है, PSLV का वर्जन 11 से चंद्रयान 1 भेजा गया था। उसके बाद जैसे बढ़ता गया फिर GSLV आया, यानी इन सब का वर्जन बढ़ाते गए। वर्जन बढ़ाने का मतलब है इनमें ले जाने की क्षमता, दूरी और भार दोनों बढ़ गया, यानी पहले कुछ कम किलो को लेके जाते थे, अब ये लोग टन टन भर के सामान को भी अंतरिक्ष में बहुत ऊंचाइयों तक या किसी और ग्रह तक लेके जा सकते हैं। इस तरह से हमारे इसरो ने पूरे विश्व में अपना एक छाप गढ़ा है, यानी हमारा इसरो वह संस्था है जो भारत को स्पेस में अपना प्रभुत्व हासिल कराया, भारत को स्पेस से पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया। इसरो ऐसी संस्था है जिससे भारत के पूरे वैज्ञानिक जाके उसमें अपना शोध संस्थान करते हैं। जैसे जो भी वैज्ञानिक बनता है अगर वो भारत में रहना चाहता है तो उसके लिए इसरो उसका घर बनता है, नहीं तो फिर अमेरिका के नासा में वो जाता है। और जो भी देशभक्त होता है यानी अपने देश में ही कुछ करना चाहता है, जैसे हमारे APJ अब्दुल कलाम, विक्रम अम्बालाल साराभाई, नंबी नारायण, ऐसे तमाम वैज्ञानिक हैं, होमी जहांगीर भाभा, ये सबको नासा से बहुत से लुभावने अवसर दिए गए कि आप आइए, आपका जीवन बन जाएगा, आप जितना भी पैसा मांगेंगे हम देंगे। लेकिन ये लोग इतने देशभक्त थे कि ये लोग बिना वेतन लिए कुछ समय तक, जैसे APJ अब्दुल कलाम थे, विक्रम अम्बालाल साराभाई थे, ये सब वेतन के लिए नहीं काम कर रहे थे, ये सब अपने देश को महान बनाने के लिए काम कर रहे थे और उन्होंने आज महान बना के दिखा भी दिया है। हमारे APJ अब्दुल कलाम ने 5 मिसाइलों की रचना की है, जिनका आप नाम जानते हो, अग्नि है, त्रिशूल है, आकाश है, उसके बाद इस तरह से कई मिसाइलों इन्होंने बना दिया, इसीलिए इन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। और हमारे होमी जहांगीर भाभा ने भारत के जितने भी परमाणु बम हैं यानी न्यूक्लियर बम हैं, जो आज भारत न्यूक्लियर बम में पूरे विश्व में आगे है, वो होमी जहांगीर भाभा की देन है। इस तरह से हमारे हर वैज्ञानिक ने कुछ ना कुछ ऐसे कारनामे किए हैं जो विश्व को, यहाँ तक कि अमेरिका हमें रोकता रहा, यानी अमेरिका हम पर दाब बनाता रहा कि हम आगे ना बढ़ पाएँ। हमारे होमी जहांगीर भाभा को आकाश में ही उड़वा दिया गया था, वो अमेरिका की ही देन थी, लेकिन अभी क्लियर नहीं है कि कौन करा था, क्योंकि सबूत नहीं भारत के पास, इसलिए कुछ बोल नहीं पाता। तो इसलिए हमारे कई वैज्ञानिकों को वो मतलब पीछे धकेलने के लिए लगा रहता था। और इसरो हमारी वो संस्था है जो भारत को हमेशा ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लगी रहती है। आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद। इस जानकारी को आप नोट कर लीजिएगा और इस पे जो मुख्य पॉइंट दिया है उसको भी नोट कर लीजिएगा। इसको इसलिए बताएं हैं क्योंकि बहुत से बच्चों को यहाँ पर SLV, PSLV सब लिखा गया है, GSLV, इनके बारे में मालूम नहीं है। इसरो क्या होता है इसके बारे में भी नहीं मालूम है। तो इसरो का नाम, पुराना जो नाम था इनको स्पार्क था, जो गिरजाघर के नाम पर ही पड़ा था, क्योंकि गिरजाघर पहले था और खाली हो गया था, वहीं से लोग अपना एक नाम रख के यानी इनको स्पार्क नाम रख के चला रहे थे। लेकिन जब इन्हें अमेरिका से चुनौती मिली तब इन्होंने कुछ बड़ा करने के लिए सोचा, तब बनाया यही इसरो, जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। धन्यवाद।